आई लास्ट टाइम पे कहां तक डिस्कस हो गया था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कहां तक हुआ? अच्छा, फ्यूजन एंड फ्यूजन तक कर लिया था अपन ने। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ऑलरेडी बना दिया था तो बस मैं उसे समझा रहा हूं, है ना? और ये मास नंबर, इस पे अपने ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ था कि मास नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में भी इंक्रीज, में भी डिक्रीज। और फिर ये देखिए ग्राफ इस तरह से हमें ऑब्टेन हुआ था। और हमने यह देख रहे थे कि इस रेंज में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। ये मास नंबर है 30 से 170, और जहां मैक्सिमम आ रही थी वो मास नंबर था कितना? 56। ठीक है, क्लियर थी बात ये? तो और यहां पे देखिए पीक्स हमें ऑब्टेन हो रहे थे, हो रहे ना पीक्स? ये पीक्स है हीलियम 4, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिथियम 6 और लिथियम 7 से ज्यादा है। इसी तरह से कार्बन 12 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाइट्रोजन 14 से ज्यादा है। ऑक्सीजन 16 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑक्सीजन 18 से ज्यादा है। ये लिखा हुआ था अपन, है ना? ये जो नजर आ रहा है ये है पीक्स, ठीक है? और ये पीक्स इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि न्यूक्लियस में भी शेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सिमिलर टू एटम, ठीक है? जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, मगर ये कंटिन्यू इंक्रीज नहीं होती, कुछ जगह ऑर्डर ब्रेक हो जाता है। कहां पर ब्रेक होता है? जहां हाफ फिल या फुल फिल एटम होते हैं, वो अपने से नियर एटम के कंपेरिजन में मोर स्टेबल होते हैं। ऐसे देख रहे हैं कि मास नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में भी इंक्रीज, में भी डिक्रीज, ठीक है? मगर ये वैल्यू कुछ जगह ही ब्रेक हो रही है। और वो कहां ब्रेक हो रही है? देखिए 4, 12, 16, 4 के मल्टीपल पे ऐसा आ रहा है। तो हो सकता है 4 के मल्टीपल में शेल फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड हो रहे हो, इसलिए ये न्यूक्लियस अपने से नियर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में मोर स्टेबल हो, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये फ्यूजन एंड फ्यूजन इन बोथ प्रोसेस जो लिखा हुआ था ना, उसके बाद वाला पॉइंट आएगा, ठीक है? फ्यूजन एंड फ्यूजन इन बोथ प्रोसेस लिखा था ना अपन ने, ठीक है? उसके बाद वाला पॉइंट है ये। तो पीक्स एट मास नंबर, और ये मास नंबर कौन कौन सा है? 4, 12, 16, ठीक है? 4 नजर आ ही रहा है, ये रहा मास नंबर 4 ये पे आएगा, ठीक है? ये आ जाएगा आपके 16, 12 एंड 16, ये 12 हो गया और ये 16। तो पीक्स एट मास नंबर 4, 12, 16 indicates to shell structure are present inside the nucleus similar to atom, ठीक है? तो ये मास नंबर 4, 12, 16 पर जो पीक्स हमें आ रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, ये इंडिकेट करेंगे शेल स्ट्रक्चर, वो जैसे KLMN शेल होते हैं ना, इसी तरह से यहां भी शेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सिमिलर टू एटम। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
is approximate constant in the range of mass number 30 to 170, 30 से 170, ठीक है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, ये लिखा है ना अपने, इज अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट इन द रेंज ऑफ मास नंबर 30 to 170। आगे लिखिए विच इंडिकेट्स nuclear force have saturation property। ये इंडिकेट करेगा न्यूक्लियर फोर्स कौन सी प्रॉपर्टी रख रहे हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। इट मींस न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। इसका मतलब आ रहा है कि भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स कौन सा है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स कैसे, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों के बीच में 3 फोर्स इंटरेक्ट होते हैं। मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चार्ज के कारण ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि ओनली प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच ही वर्क करेगा। और न्यूक्लियनों के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नेग्लिजिबल होता है। सो अब नेट फोर्स में 2 ही फोर्स आ गए, कौन कौन से, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में नियर अबाउट हम कह सकते हैं 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स तो न्यूक्लियर फोर्स है। मगर जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ते जा रहे हैं, अब देखिए यहां आप देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कुछ ही जगह ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, बाकी तो बढ़ ही रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होने का मतलब है कि एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जो है एवरेज एनर्जी देनी पड़ रही है, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हुई। अब मुझे एवरेज एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। एवरेज एनर्जी कम देनी पड़ रही है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ। क्लियर है बात। अब ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अब अट्रैक्शन फोर्स तो 2 ही है, ग्रेविटेशन को हटा दो तो कौन कौन सा है, केवल एक ही बचा भाई। 2 अट्रैक्शन है ना, कौन कौन से, आपका न्यूक्लियर और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हटा दो तो बचा रह गया कौन, न्यूक्लियर। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कौन सा रहेगा यहाँ पे, रिपल्सिव, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ठीक है ना। अब ये कंटिन्यू बढ़ता गया, देखिए यहां तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, इसके बाद कम होना शुरू की। तो इसका मतलब अब न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स अब चेंज नहीं हो रहा, और कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो न्यूक्लियर फोर्स के कंपेरिजन में कम होती है, इसलिए इतना इफेक्ट अभी नजर नहीं आ रहा। मगर जैसे हेवी न्यूक्लियस की बात करें तो कंटिन्यू एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर नंबर यानी 70 के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे न्यूक्लियर फोर्स भी प्रीडोमिनेट नहीं कर पाता, और न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल, ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्स भी तेजी से डाउन होना शुरू हो जाता है। मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तेजी से डाउन होने लगी। न्यूक्लियर फोर्स डाउन नहीं हो रहा, न्यूक्लियर फोर्स तो क्या है, कांस्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों डाउन हो रही है, क्योंकि नेट फोर्स कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो उसे अभी अपन नोट कर लेंगे। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसमें लिखिए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स।
न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। नेक्स्ट लिखिए, वर्क्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, वर्क्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन के बीच में ही वर्क करेंगे, यानी न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट लिखिए, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इनकी रेंज बहुत ही कम होती है, अप्रोक्सीमेट 3 और 4 फर्मी, यानी फ्यू फेम्टोमीटर लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अप्रोक्सीमेट फ्यू फेम्टोमीटर, फ्यू फेम्टोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास, चार्ज और मास पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब है जितना न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। ठीक है, यानी चार्ज एंड मास पे डिपेंड नहीं करेगा। हो गया नोट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, यानी मान लीजिए दोनों न्यूक्लियॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाले न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। नेक्स्ट लिखिए, डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे करता है ना, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इलेक्ट्रोसिटी फोर्स भी ओबे करेगा, कूलम्ब फोर्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखिए, हैव बोथ नेचर, हैव बोथ नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों नेचर रखता है ये, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन, इसी में आगे लिखे, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन इज लेस देन 0.8 फर्मी, is less than 0.8 Fermi, then nuclear force is repulsive. And distance more than 0.8 Fermi, then nuclear force is attractive. ठीक है, तो 0.8 फर्मी से कम है तो रिपल्सिव हो गया, 0.8 फर्मी से ज्यादा है तो अट्रैक्टिव रहेगा। 0.8 फर्मी पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 नहीं, कोई मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर बात, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी 0 नहीं होगी इसमें। ठीक है, क्लियर की बात है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स में, क्योंकि उनकी पोजीशन के बीच में जो कहीं भी फोर्स 0 हो तो F इक्वल टू होता है ना, du/dx,
F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। अब आपने F0 कर दिया तो U क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यानी वहां पर जो स्लोप है वो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप ही तो फोर्स हुआ ना, करेक्ट है ये तो, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आइए, इसमें स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, लिखिए हुई इसमें। अच्छा नहीं, ये स्पेशल पॉइंट में थोड़ा था, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स तो अपन अलग हेडिंग दिला है ना, तो ठीक है स्पेशल पॉइंट ही सही, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। स्पेशल पॉइंट ग्राफ से रिलेटेड जो चले वो तो वहां तक हो गए। फिर फीचर्स अपने का न्यूक्लियर फोर्स क्या है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी रखता है, यहां तक हो गया। फिर अब न्यूक्लियर फोर्स है क्या, उसकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को फिर अपन ने अलग से डिस्कस किया। अब यदि उसको पॉइंट नंबर डाल के लिख रहे हैं तो कंटिन्यू पॉइंट नंबर रखिए भाई, स्पेशल पॉइंट है तो फिर स्पेशल पॉइंट ही तो चल रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो जो भी नंबर नया पॉइंट आ रहा है वो नंबर डाल दीजिए, नो डाउट, है ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ लिखिए लिखिए, एक मिनट देखिए, जो भी लाइनें लिखा रहा हूं ना उनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक एक लाइन हम जो भी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्लियर कराते चलो, तो बस आप ध्यान देते चले, है ना। तो अगला पॉइंट है, देखिए हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों के बीच में 3 फोर्स इंटरैक्ट होता है। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। इसमें अट्रैक्टिव नेचर के कौन कौन से, ग्रेविटेशन एंड न्यूक्लियर। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में हमेशा न्यूक्लियनों के बीच की डिस्टेंस 0.8 फरमी से ज्यादा ही रहती है। ठीक है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। तो लिखिएगा नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस इज। तो अब देखिए एफ नेट जो होगा यहां पे वो क्या क्या हो जाएगा, एफ न्यूक्लियर फोर्स प्लस एफ ग्रेविटेशन माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। नेट फोर्स तो ये हुआ, यहां तक नोट कर लें तो फिर अपन आगे लाइन लिखेंगे इसमें। हो गया नोट, तो लिखिए बट ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ कंटिन्यू में, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नेग्लिजिबल है। क्यों, क्योंकि देखिए न्यूक्लियन का मास होता है, अब न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन की बात करें तो 10⁻⁻27 kg पे आएगा, 10 की ऑर्डर पे बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू भी आती है 6.67 इंटू 10⁻11। तो यानी कहने का मतलब ये वैल्यू बहुत ही कम आएगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो क्या कर देंगे हम, इग्नोर, इस वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया। तो नेट फोर्स, सो नेट फोर्स रहेगा क्या, F न्यूक्लियर माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और ये न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता हुआ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बताया था सैचुरेट हो गया। फिर केवल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से बढ़ता रहता है क्योंकि इसकी रेंज तो बहुत ज्यादा है, और इसलिए फिर नेट फोर्स क्या होने लगता है, कम। जो तो ने वो
मास नंबर 30 से 117 तक की बात बताई थी कि न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन प्रॉपर्टी रखता है। अब इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है आपका। तो देखिए एफ नेट जो होगा ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और एफ नेट न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, ये ज्यादा होगा किससे? एफ नेट प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच से। ठीक है, तो अब ये नहीं कि सर आपने तो कहा था सब बराबर होते हैं, नहीं, वो कौन सा फोर्स था? न्यूक्लियर फोर्स। और नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स इन दोनों में तो सेम हो गया। क्यों? क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हटा दोगे तो न्यूक्लियर, तो दोनों में सेम है। मगर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लग रहा है तो नेट अट्रैक्टिव क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कौन सी नेचर का है? रिपल्सिव। कोई कंफ्यूजन? तो इस वाले पार्ट पे भी आपका क्वेश्चन, तो आपको देखना होगा कि नेट फोर्स की बात कर रहा है या फिर न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा है। देखिए यार, ठीक है, एक और बात है, रिलीज एनर्जी से क्वेश्चन आता है, तो वो भी अपन यहां लिखते हैं, है ना। रिलीज्ड एनर्जी, ठीक है, वही आपके जो स्पेशल पॉइंट चल रहे हैं उन्हीं में कंटिन्यू है ना। रिलीज एनर्जी, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं क्यू वैल्यू इन रिएक्शन। ठीक है, रिलीज एनर्जी फाइंड करिए या क्यू वैल्यू इन रिएक्शन। देखिए ये फ्री न्यूक्लियॉन्स है, और ये फ्री न्यूक्लियॉन कंबाइंड होकर एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। न्यूक्लियस फर्स्ट, फिर नेक्स्ट ये न्यूक्लियस सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए इसने इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज की है, रिलीज्ड एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज कर दी 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कर दी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कोई सी भी प्रोसेस हम कंडीशन लेके चल रहे हैं समझाने के लिए। तो यहां पर देखिए बाइंडिंग एनर्जी की सबसे पहले बात करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने बताई थी कि किसी भी न्यूक्लियस को फ्री न्यूक्लियन में ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होगी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी, यानी सारे न्यूक्लियन ब्रेक हो जाए। ये यूं कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू रिलीज एनर्जी व्हेन न्यूक्लियस वाज फॉर्म्ड। तो अब यहां पर बात करें, ये फ्री न्यूक्लियन है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0, बिल्कुल से जवाब। बाइंडिंग एनर्जी 0, ये ऑलरेडी क्या है? फ्री है, इन्हें फ्री कराने की आवश्यकता नहीं। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें कितनी आ जाएगी? 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर बाइंडिंग एनर्जी कितनी रहेगी? 24 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। यदि ओनली इसको मैं 4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ही दूं तो न्यूक्लियस सेकंड से न्यूक्लियस फर्स्ट में ही कन्वर्ट हुआ। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? मिनिमम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि न्यूक्लियस किस में चला जाए?
फ्री न्यूक्लियन में ब्रेक हो जाए, वो एनर्जी हो गई बाइंडिंग एनर्जी। और उसी को फिर अपन ने न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट कहा कि जितनी एनर्जी इसने रिलीज कर दी वो बाइंडिंग एनर्जी की इक्विवेलेंट हो गई। न्यूक्लियस फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज कर दी वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी की इक्विवेलेंट हुई। या तो कोई कंफ्यूजन? अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एनर्जी किसी भी रिएक्शन से रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, तो उसके मास में क्या होगी? लॉस, कम हो। इसका मतलब ये जो फ्री न्यूक्लियन है उनका मास ज्यादा है और न्यूक्लियस का मास कम। हमने आपसे कहा था कि जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियन के मास के सम से क्या होता है? कम होता है। अब यहां पर इन दोनों में यदि मास में कंपैरिजन किया जाए, न्यूक्लियस फर्स्ट और न्यूक्लियस सेकंड में, तो किसका मास कम होगा? सेकंड, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो मास में लॉस होगा। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि रिलीज एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड कंडीशन पे भी आ जाओ आप। यहां पे देखो, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी क्या है? 0। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी 20। बाइंडिंग एनर्जी में गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ। कितना गेन हुआ? 20। तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 20। तो जितना बाइंडिंग एनर्जी में गेन हो रहा है उतनी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। यहां देखो, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 20। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी 24। बाइंडिंग एनर्जी में लॉस हो रहा है या गेन? गेन। कितना गेन हो रहा है? 4। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 4। सो रिलीज एनर्जी इक्वल टू गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर इसमें यहां कंटिन्यू, पहले मैं एक पॉइंट तो ये लिख ही देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्री न्यूक्लियन इज 0। फ्री न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी? 0। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कह दिया जाए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी 1H1। 1H1 न्यूक्लियस लिखा है, इसका मतलब प्रोटॉन है। ठीक है, ये क्या रहेगी? 0। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 0 एंड 1 कितनी आएगी? 0। सिंगल प्रोटॉन सिंगल न्यूट्रॉन और बाइंडिंग एनर्जी 0 रहेगी। एक और बात, हमने आपसे कहा था कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ खबर नहीं, ध्यान दे रहे हैं, है ना? अब बाइंडिंग एनर्जी, हमने आपसे कहा था कि कोई सी भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियन देखो 5 है, यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियन 5 है, यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियन 5 है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन चेंज नहीं हो रहा, मास नंबर चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है? मास। ठीक है, क्लियर है बात? रिलीज एनर्जी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर। देखो डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट है तो फिर हमेशा लिखेंगे हम इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। तो ये इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इंटू सी स्क्वायर। रिलीज्ड एनर्जी किसके बराबर आ गया? गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी में गेन की बात कर रहे हैं तो गेन में क्या लिखते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। सो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। हाँ भाई, या इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि देखिए दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां किसकी बात कर रहे हैं? गेन। बाइंडिंग एनर्जी में गेन, तो जब भी गेन होता है तो लिखते हैं हम फाइनल माइनस इनिशियल। ये डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट यानी मास में लॉस, लॉस हो रहा है तो फिर इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, अलग नहीं। गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, रिलीज एनर्जी, मास लॉस होगा तो एनर्जी
रिलीज होगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट है, एक और बात ध्यान दें, टोटल एनर्जी जो इनिशियल होगी रिएक्शन में, वही टोटल एनर्जी क्या होगी? फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल रहेगी। अब टोटल एनर्जी लिखाई थी हमने, याद हो तो, क्या होती है? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब यहां देखो, टोटल एनर्जी लिख सकता हूं मैं m इनिशियल c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई, इक्वल टू फाइनल में देखेंगे तो ये m फाइनल c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये टोटल एनर्जी होगी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है यहां तक? नेक्स्ट है, अब मैं इसको इधर ले आता हूं, तो m इनिशियल c स्क्वायर माइनस m फाइनल c स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां तक आ गया? इसमें यदि c स्क्वायर को कॉमन निकालें तो ये इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इंटू c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास क्या है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इंटू c स्क्वायर किसके बराबर है? रिलीज एनर्जी के बराबर। ठीक है ना, तो यानी इस पूरी वैल्यू को मैं किसके बराबर लिख दूं? रिलीज एनर्जी। तो ये हो गया रिलीज एनर्जी। इट मीन्स जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है किसमें काम आ रही है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यदि मान लीजिए रिएक्शन में पार्टिकल इनिशियल में रेस्ट में है, कोई न्यूक्लियस रेस्ट में, तो जो काइनेटिक एनर्जी हुई इसकी फाइनल में। क्लियर बात? तो यानी जो रिलीज एनर्जी है ये प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी में जाती है। किसमें? प्रोडक्ट्स, क्योंकि फाइनल कौन है? प्रोडक्ट्स। इनिशियल में कौन है? रिएक्टेंट। तो रिलीज एनर्जी किसमें जा रही है? प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी में। कोई कंफ्यूजन? ये भी आपके एनसीईआरटी बुक की लाइन है। ठीक है ना, मतलब उसमें जहां जहां भी पॉइंट्स हैं आपके, वो सारे हम आपको कवर करा देंगे, और बाकी कुछ पॉइंट्स जो है वो हम आपको एक अलग एनसीईआर दे रहे हैं, उसमें सारा कवर करा देंगे। ठीक है ना, मिल जाएगा वो जल्दी, बन चुका है वो, है ना? नहीं मिला फिजिक्स में, फिजिक्स का एनसीईआर अब बन रहा है, अभी तो बनाया है मैंने ना, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से चल रहा है। हाँ, ये फ्री न्यूक्लियन है। अब फ्री न्यूक्लियन यानी कोई बाउंडेशन में नहीं है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? 0। ठीक है, फ्री न्यूक्लियन कंबाइन होकर जब न्यूक्लियस बनाया तो सब एनर्जी क्या कर दी? रिलीज। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतने उसके मास में लॉस हो गया, और जितना मास में लॉस होता जाएगा, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती जाएगी, न्यूक्लियस उतना ही टाइटली बाउंड होता जाएगा। यानी स्टेबिलिटी की बात करूं इन दोनों न्यूक्लियस में से, तो कौन सा न्यूक्लियस मोर स्टेबल हुआ? सेकेंड। क्योंकि स्टेबिलिटी तो देखते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, तो यहां भी कितने न्यूक्लियन है? 5। यहां भी कितने न्यूक्लियन है? 5। अब यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालूंगा तो यहां क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। ठीक है ना, सो जितनी ज्यादा न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। हाँ भाई,
और कोई डाउट नहीं? हो गए तो नोट? क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है? देखिए, इसमें आपने नोट्स को रिवाइज कर लिया, सारी थ्योरी, जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और एक एक टाइप का क्वेश्चन हम सारे कराते चल रहे, तो सारे पार्ट उसमें कवर हो जाएंगे। रिवीजन क्वेश्चन एक्सरसाइज का जिसका भी कर रहे हैं, उसके पहले आपको क्लास नोट्स के रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि एक एक टाइप के क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम का लॉस भी नहीं लग रहा, क्योंकि आप सभी क्वेश्चंस को करेंगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सारे कवर हो जाएंगे। लिखिए, 3 nucleus PQR have mass number 4, कोमा लगा के लिखेंगे, 20 and 80, 80 है ना, ठीक है। their binding energy are 28 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, कोमा लगा के लिखेंगे, 160 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एंड 520 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 520 यानी 520 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। Which nucleus is more stable? PQR. मास नंबर 4, इसका है 20 और इसका है 80। बाइंडिंग एनर्जी ये है, इसकी कितनी दे रही? 28 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 160 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और 520 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बताओ भाई कौन सा आंसर आ रहा है? क्यों, कितनों का आ रहा है आंसर? वेरी गुड, +4 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से नहीं, किससे फाइंड करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहां 28 डिवाइडेड बाई 4 कितना गया? 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। 160 डिवाइडेड बाई 20 कितना गया? 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। और 520 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ रहा है? 6.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आ रहा है ना, ठीक है। तो अब आप यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे कम कौन है? R, उससे ज्यादा P, उससे ज्यादा Q, क्योंकि स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। लिख लीजिएगा रीजन में ऐसे, बिकॉज स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if mass of proton, neutron and nucleus 2He4 are 1.0073 U, 1.0087 U and 4.0015 U। ठीक है, यहां पर U का मतलब है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, देन फाइंड आउट फर्स्ट mass defect, second binding energy, third part binding energy per nucleo। हो गई? क्या आंसर है? 0.0305। सबका ये आ रहा है? वेरी गुड, +4 सही है। और नेक्स्ट 28.3955 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनों क्या आ रहा है सेकेंड आंसर? वेरी गुड, +4। और थर्ड 7.1, हाँ 7.09, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
7.09 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी नियर अबाउट 7.1। ठीक है, प्लस 4 मार्क्स है सबके, यानी 28.4 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ भाई, तो मास डिफेक्ट निकालना है तो देखिए सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अभी इसमें देखो हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। सो 2 प्रोटॉन, जेड की वैल्यू 2 होगी। मास नंबर 4 था, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। ठीक है, अब ये 2 कॉमन निकल गया तो वैल्यू रख देते हैं। तो ये डेल्टा एम इक्वल टू 2, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.0073, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087, माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना था, 4.0015 AMU। ठीक है, और ये सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 0.0305 AMU। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमें निकालना था बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर, यह आ गया 0.0305 U, और सी स्क्वायर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर U। U यानी वही AMU, एटॉमिक मास यूनिट, उसको शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं। ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू सॉल्व की तो हमारे पास आ गया 28.3955 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। थर्ड पॉइंट ले रहे हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब डेल्टा एम सी स्क्वायर 28.3955 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.09 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो देखिए आपको न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियस का मास दे रखा है, और तो आपको मास डिफेक्ट निकालना रहेगा, फिर बाइंडिंग एनर्जी, और उसे से फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। फाइंड आउट रिलीज्ड एनर्जी in given positive beta decay equation. ZXA Z-1 YA पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। ये न्यू यहां पर है, न्यूट्रिनो। If mass of atom X and mass of atom X, atom Y and पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन यानी E प्लस आर MX MY एंड ME। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा न्यूट्रिनो के बारे में वो कुछ नहीं बताता, मगर आप याद रखेंगे मास ऑफ न्यूट्रिनो जो होता है ना,
ये जीरो ही होता है, मतलब देगा नहीं। मास ऑफ न्यूट्रिनो हमेशा हम क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेट जीरो, तो यानी उसको जीरो ही रखेंगे। फोटोन नहीं है तो पार्टिकल, मगर इसका मास बिल्कुल जीरो ही होता है लगभग। हो गया सॉल्व? ठीक है, बताइए ये आंसर। एम एक्स माइनस प्लस एम ई, चेंज है, ठीक है ना, तो दूसरा लिखो भाई, जो बोला वो लिख दिया मैंने। एम माइनस एम वाई माइनस एम ई। हाँ भाई, और भी कोई आंसर आ रहा हो लिखा दो। नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कितनों का आ रहा है आंसर? किसी का भी नहीं आ रहा था ऐसा। अच्छा चलिए, अब ये कितनों का आ रहा है आंसर? अच्छा, मगर ये आंसर गलत है। क्या आएगा बताओ? एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू एम ई इंटू सी स्क्वायर। चलिए बता दीजिए, ये कितनों के आ रहा है भैया आंसर? एक के आंसर आ रहा है, एक और दो है बस। ये बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, +4 मार्क्स, गुड। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है कि ये जो पहले समझाया उसी मेथड से तो किया, फिर ये क्यों नहीं आंसर आ रहा, वो कैसे आ गया? समझिएगा, ये एटम लिखा हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे देखो मास ऑफ न्यूक्लियस लिखा हुआ है। देखिए हमने कहा ना, हर एक टाइप वाला क्वेश्चन करेंगे, एक ही जैसा दूसरा क्वेश्चन सेम कैसे करा देंगे, है ना? दिख रहा है कंसेप्ट दोनों में? यहां क्या नजर आ रहा है? एटम, और वहां क्या था? न्यूक्लियस। और हमने आपको बताया था कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम एटम का मास मेजरमेंट करते हैं, मगर जब हमें न्यूक्लियस का मास चाहिए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास क्या करते हैं? माइनस। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल सही आंसर है, ये गलत था, है ना? तो देखिए हम यहां पर मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स निकालेंगे। अब एक्स क्या है? एटॉमिक नंबर इसका जेड, और मास नंबर ए। तो ये क्या हो जाएगा? एटम का मास
mx माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर नेक्स्ट ले रहे हैं हम मास ऑफ न्यूक्लियस जेड माइनस वन वाई ए। तो इसका मास दे रखा था एटम का क्या, वाई माइनस जेड माइनस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया था। अब मास डिफेक्ट हम निकालें, डेल्टा एम। तो यह तो हमने लिखा था इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। इनिशियल मास कौन हो गया, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और फाइनल में कौन हो गया, प्रोडक्ट। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ masses of reactant minus sum of masses of product। अब सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट में देखो तो ये मास आ रहा है मास न्यूक्लियस एक्स, ऐसा लिख दो, समझ जाएंगे ना, माइनस ये हो गया हमारे पास दूसरा किसका मास है, वाई का, मास ऑफ न्यूक्लियस वाई। ठीक है, फिर प्लस किसका मास आएगा, मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो का मास क्या है, 0। यहां तो कोई कंफ्यूजन, अब ये वैल्यू रख दें तो एम मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है हमारे पास, एम एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ये वाला मास कितना हो गया, एम वाई माइनस जेड माइनस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस 0। अब इसे सेपरेट कर दें तो ये आ गया एम एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्लस का जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गया तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू आ गया एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2me। ठीक है, ये मास डिफेक्ट आ गया। अब हमें रिलीज एनर्जी निकालनी है तो रिलीज एनर्जी क्या करेंगे, इसी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट स्टेप इधर लिख रहा हूं, वही है ना, रिलीज्ड एनर्जी। तो रिलीज एनर्जी Q इक्वल टू हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर। हो गया नोट। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जैसे ये पॉजिटिव बीटा डीके का है ना, वैसे वो नेगेटिव बीटा डीके का भी है, तो उसको भी नोट कर लेते बन, क्योंकि इन दो में से क्वेश्चन आ सकता है। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं, क्योंकि फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
जब पॉजिटिव बीटा डीके होगा तो mx माइनस my माइनस 2me आएगा, और नेगेटिव बीटा डीके है, नेक्स्ट इक्वेशन नेगेटिव बीटा, ये एंटी न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, ठीक है, सब चीज सेम। यहां पे पॉजिट्रॉन की जगह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव बीटा डीके, ठीक है, और ये न्यूट्रिनो की जगह क्या बन गया है, एंटी न्यूट्रिनो। और इसका मास भी अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा, 0, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इसे नोट करेंगे, इसका आंसर मैं साथ में लिख रहा हूं, Q इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। दो रिजल्ट होते हैं, पॉजिटिव बीटा डीके तो एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2me, और नेगेटिव बीटा डीके है तो एम एक्स माइनस एम वाई रह जाएगा, क्योंकि देखो यहां प्लस आ रहा है ना ये, तो जब ये प्लस आ रहा है ये प्लस साइन आएगा, ये प्लस साइन आएगा तो जो ये माइनस आ रहा था उसकी जगह प्लस आ जाएगा, तो प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये तो गया नोट। हो गया भी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if binding energy of nucleus 1H2 and 2He4 are 2.23 mega electrovolt and 28.40 mega electrovolt, find out released energy in given fusion reaction. One H2 plus 1H2 2He4.
कितना आ रहा है? 108. सेकेंड 23.9694 और ये रहा है कितनों क्या आ रहा है? ये 108 नहीं आ रहा है तो गलत है भाई, है ना, गलत लिखा दिया ये इसने, है ना, समझ में आ गया। ये कितनों क्या आ रहा आंसर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर ये +4 मार्क्स। इसमें तो -5 हो जाएगा, है ना, ये +4 सही है, क्योंकि एक्चुअली में रिलीज एनर्जी निकालना है तो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, रिलीज एनर्जी इक्वल टू गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। अब गेन इन बाइंडिंग एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। बाइंडिंग एनर्जी फाइनल किसकी हुई? हीलियम। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2He4 माइनस इनिशियल में कौन है? 2 ड्यूट्रॉन है, सो ट्वाइस कर दें, डबल 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन 1H2। वैल्यू रख दीजिए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम वो है हमारे पास 28.40 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 2 इंटू 2.23 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये डिफरेंस आ गया 23.94 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस 3 lithium 7 and 2He4 are 5.7 mega electrovolt and 7.1 mega electrovolt. Find out release energy. कोई फायदा नहीं है ना, जो इस तरह की हरकत कर रहा है उसकी मेहनत करने का पढ़ाई में, है ना। रिलीज एनर्जी, फाइंड आउट रिलीज एनर्जी इन गिवन रिएक्शन। थ्री lithium 7 plus 1H1 twice 2He4. First option 17 mega electrovolt. $17.9 mega electrovolt. $16.8 mega electrovolt.
और फोर्थ 11.3 कितना आ रहा है 16.9 मेगा लिख दिया। ये लो सब लिख दिया। फर्स्ट कितनों के आ रहा है 1, सेकंड कितनों के आ रहा है 1, थर्ड कितनों के आ रहा है अच्छा 7 स्टूडेंट के, फोर्थ कितनों के आ रहा है मैक्सिमम के। सो इनकी करेक्ट कैलकुलेशन है +4, क्योंकि इसमें तो पॉइंटों में भी है, तो जो मोर एक्यूरेट आंसर होगा उसे काउंट होगा। +4। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है यहां पे, है ना। सो इससे पहले आप क्या निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम 3 लिथियम 7, तो ये आ गया हमारे पास 7 इंटू कितना 5.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इससे ये आ गया 39.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो क्या होती है 0 होती है, देने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2He4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और इससे ये बन रहा है 28.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। रिलीज एनर्जी क्यू की बात करें तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। सो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल में कौन है भाई हीलियम, सो ये आ जाएगा ट्वाइस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2He4 माइनस इनिशियल में कौन है लिथियम प्लस प्रोटॉन। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम 3 लिथियम 7 प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 1H1, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। फाइनल में कौन है हीलियम, हीलियम के 2 है न्यूक्लियस तो दोनों रख दिया हमने। नेक्स्ट है Q इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 28.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस ये आ गया हमारे पास कितना 39.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास, देखिए ये डिफरेंस 56.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 39.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ये आ गया 16.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी तब तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और फिर इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If binding energy of nucleus X is 50 mega electrovolt and ठीक है, find out binding energy of nucleus Y X Y प्लस 20 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन दे दिया आपको। हाँ भाई क्या आंसर आएगा?
फर्स्ट ऑप्शन 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ भाई, क्या रहा है? थर्टी। नेक्स्ट है 30 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा नहीं। फर्स्ट कितनों के आ रहा है और सेकंड? मगर सेकंड गलत आंसर है। फर्स्ट करेक्ट आंसर है। +4 मार्क्स इसमें आएगा, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, एनर्जी यहां पे देखो प्लस में नजर आ रहा है ना ये, तो यानी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या होगा? गेन। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, देखिए रिलीज एनर्जी Q इक्वल टू गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। अब रिलीज एनर्जी कितनी दे रखी है आपको? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू फाइनल में कौन है? Y, सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y। इनिशियल कौन है? X, और X की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी है? 50 मेगा इलेक्ट्रॉन। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y किसके बराबर आ गया? 70 मेगा इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी देखे तो हमने, देखिए एनर्जी रिलीज हो रही थी तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। मास नंबर है ये 30, 60, 90 और 120। ये न्यूक्लियस है X, Y, Z और ये W। ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है इसने यहां पे पर न्यूक्लियन 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 8.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर ये नेक्स्ट है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट रिलीज एनर्जी in given reaction. First, W to Y और सेकेंड Y कन्वर्ट हो गया 2X। और साथ में बताने की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है।
फर्स्ट क्या आ रही है 180, कौन सी रिएक्शन, एक्सो या एंडो? एक्सो कितने बोल रहे हैं भाई? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है एक्सोथर्मिक। रिलीज एनर्जी पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब रिलीज हो रही है, ठीक है ना भाई। आपने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मानी और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो क्लॉकवाइज हुई कि एंटी क्लॉकवाइज? करंट की डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज एज्यूम करके क्वेश्चन सोल्व किया और आंसर पॉजिटिव आया तो क्लॉकवाइज ही, और नेगेटिव आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने ये रिलीज एनर्जी मान रखी है। अब ये रिलीज एनर्जी पॉजिटिव आई, इसका मतलब रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन कौन सी होगी एक्सोथर्मिक। ये रिलीज एनर्जी नेगेटिव आई तो रिलीज नहीं हो रही, देनी पड़ रही है, तो फिर रिएक्शन कौन सी होगी एंडोथर्मिक। हाँ भाई, तो इस वाले में कितना आंसर आ रहा है 180 फर्स्ट वाले का 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रही है। सेकंड का क्या आ रहा है -210 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये माइनस साइन आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या एंडोथर्मिक है, क्योंकि माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, देनी बढ़ रही है। नेगेटिव वर्ड बोलते हैं ना, नेगेटिव रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब क्या है, जैसा आप कह रहे वैसा नहीं है, अपोजिट है। सो आप रिलीज करें, भाई हम फाइंड ही क्या रहे हैं रिलीज, और रिलीज एनर्जी का फॉर्मूला लगा है, मगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रिलीज नहीं हो रही, देनी पड़ रही। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को आप मास नंबर से मल्टीपल करेंगे और सबकी क्या निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, फिर फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी कर देंगे। कर लेंगे सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे मॉड्यूल आप साथ में लेके आएंगे, क्योंकि हो सकता है अगले टर्न पर ये निकल पूरा हो जाए, नहीं होगा तो फिर एक टर्न अपन आगे ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह पूरा बराबर अपन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।